नमस्कार दोस्तों। आज जैन भर्ती के जो 6 पेपर हुए थे अभी हाल ही में, उनमें से जो पहला पेपर हुआ था वो मैं आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इतिहास और कला संस्कृति का ज्योग्राफी का पोर्शन अलग से करवाऊँगा। तो बात करते हैं विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया था? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डिंगल। वैसे देखा जाए तो इस वंश भास्कर को सूर्यमल मिशन ने कई भाषाओं में लिखा था, लेकिन कई बुक्स में, गवर्नमेंट की बुक्स में इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कि ये डिंगल भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों डिंगल भाषा। बात करें अपन वंश भास्कर की, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? तो सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। मुरारी दान के द्वारा ये पूरा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने। बात करें अपन सूर्यमल मिशन की, तो बूंदी के शासक थे राम सिंह। बूंदी के शासक थे राम सिंह। इनके दरबारी कवि हुआ करते थे सूर्यमल मिशन। इनका जन्म जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। सूर्यमल मिशन का जन्म 1815 ईस्वी में बूंदी के हिरना गांव में, बूंदी के हिरना गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था चंडीदान। बात करूं मैं सूर्यमल मिशन की, तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसमें एक तो वंश भास्कर हो गई, एक हो गई वीर सतसई, एक हो गई वीर सतसई। इसके अलावा बलवंत विलास, बलवंत विलास, छंदोमयूख, छंदोमयूख, इसके अलावा राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट। ये जो राम रंजाट इन्होंने जो लिखा था, ये 10 वर्ष की आयु में लिख दिया था। जब सूर्यमल मिशन 10 वर्ष के थे तब इन्होंने राम रंजाट की रचना कर दी थी। इसके अलावा सती रासो लिखा इन्होंने, सती रासो। इसके अलावा धातु रूपावली, धातु रूपावली। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे, और इन्हें ही राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बीच में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इनका मैं अलग से पोर्शन आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो विद्यार्थियों, कोलू गांव का संबंध पूछा है, तो कोलू गांव का संबंध है पाबू जी से। पाबू जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो 1239 ईस्वी में कोलू मंड में हुआ था। कोलू मंड, कोलू मंड में इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़ और माता का नाम था कमला दे। बात करें पाबूजी की, तो पाबूजी को ऊँटों का देवता, मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है
वो पाबूजी राठौड़ को जाता है और इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। जब ऊँट बीमार होता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, और पाबूजी की फड़ का जो वाचन किया जाता है विद्यार्थियों, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और पाबूजी के पवाड़े, पवाड़े लोक गाथा होती है, उन्हें पवाड़े कहा जाता है। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या को। मेला जो लगेगा वो लगता है इनका चैत्र अमावस्या। पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। कहते हैं पाबूजी ने, जब इनका विवाह हुआ था अमरकोट की राजकुमारी फूलम दे के साथ, तब इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। और इसके लिए एक रचना भी लिखी गई है जिसमें लिखा गया है, अमराणेरी आँख्यां बसगी परनी जन्म पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनडा बाया। बात करें अपन तल्लीनाथ जी की, तो तल्लीनाथ जी को जालोर का लोक देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी को जालोर का लोक देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी की बात करें तो इन्हें जालोर का क्या कहा जाता है? लोक देवता। वैसे इनका जन्म जो हुआ था वो पंचोटा जालोर के अंदर हुआ था। इसके बाद में मैं बात करूं देव नारायण जी की। देव नारायण जी जो हैं ये मैन रूप से गुज्जर जाति के हैं। देव नारायण जी का संबंध गुज्जर जाति से है। और देव नारायण जी की जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, और इसे जंतर वाद्य यंत्र के साथ, किस वाद्य यंत्र के साथ है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति के बोफों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और गुज्जर जाति के जो लोग हैं वो देव नारायण जी को विष्णु के अवतार के रूप में इसकी पूजा करते हैं। देव नारायण जी के मंदिर को ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो मुख्य मंदिर है, देव नारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो स्थित है आशींद में। भीलवाड़ा के अंदर स्थान है आशींद, वहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है विद्यार्थियों? ये स्थित है आसींद भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी की मैं बात करूं तो रामदेव जी का जो मेन मंदिर है वो रोनेचा में है। रामदेव जी का जो मेन मंदिर है वो रोनेचा में है। रोनेचा रामदेव जी। रामदेव जी को नेतलरा बरतार, इनकी पत्नी का नाम था नेतल। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था नेतलरा बरतार किसे कहा जाता है? तो नेतलरा बरतार रामदेव जी को कहा जाता है। इनके पिता का नाम अजमाल और माता का नाम मेणा दे था। पिता का नाम था अजमाल और माता का नाम था मेणा दे। मेणा दे। इसके अलावा बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। तो एग्जाम में पूछ ले कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो रामदेव जी थे। और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक माना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रुणेचा में है। और भी इनके अन्य मंदिर हैं, जैसे
बिराटिया, अजमेर में स्थित है बिराटिया, वहाँ पर भी इनका मंदिर है। बिराटिया अजमेर में है। इसके अलावा सुरताखेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा के अंदर भी इनका मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वज होता है उसे नेजा कहा जाता है। ध्वज को क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी के मंदिर में ध्वज को नेजा कहते हैं और इनका जो मंदिर है उसे देवरा कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। बात करें इनके मेले की, तो मेला कब लगता है? मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है रोनिचा में। रामदेव जी एक कवि भी थे और इन्होंने रचना की थी 24 बाणियाँ। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन था अपना रामदेव जी को लेकर। अब बात करें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीच में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ये मैं अलग से पोर्शन लेके करवाऊंगा आपको विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल और कुचामनी ख्याल। नानूराम और दूलिया राणा। नानूराम के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था दूलिया राणा। दूलिया राणा, इनका संबंध था दोनों का शेखावाटी ख्याल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शेखावाटी ख्याल। बात करें नानूराम जी की, तो नानूराम जी ने कई सारी ख्याल लिखी थी जो शेखावाटी ख्याल में प्रसिद्ध है, जिनमें हीर रांझा, हीर रांझा, हीर रांझा, रांझा, हरीशचंद्र, भरतरी, जयदेव कल्लाली, ढोला मरवण, आलादेव आदि ख्यालों की रचना नानूराम जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा मैं बात करूं हेला ख्याल की, फिर आता है नंबर, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर शेखावाटी ख्याल हो जाएगा। बात करता हूं मैं हेला ख्याल। ये जो हेला ख्याल है ये लाल सोट, दौसा में स्थान है लाल सोट, और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे हेला सायर। हेला ख्याल के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे हेला सायर। हेला सायर इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है हेला ख्याल में? नौबत वाद्य यंत्र को कहते हैं। जब इस ख्याल को प्रारंभ किया जाता है तो इसमें एक बम का प्रयोग किया जाता है। बम होता है नगाड़ा। एक बार पूछा गया था पेपर में, बम क्या है? बम, बम नगाड़े को कहते हैं, नगाड़ा, नगाड़ा। जैसे नृत्य है ना, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में किया जाता है, तो बम का मतलब होता है नगाड़ा। पूछा हुआ क्वेश्चन है बम क्या है, तो बम एक नगाड़ा है। तो प्रारंभ में इसमें नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। बात करें अपन जयपुरी ख्याल की, बात करें जयपुरी ख्याल की, तो जयपुरी ख्याल के अंदर जो प्रमुख ख्याल हैं जिसमें जोगी जोगन, जोगी जोगन, जोगी जोगन, जोगी जोगन, इसके अलावा कान गुजरी, मियाँ, बीबू, पठान,
रसीली तंबोलन जयपुर ख्याल के उदाहरण माने जाते हैं। फिर लास्ट में मैं बात करता हूँ कुचामणी ख्याल की। कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे लच्छू राम। लच्छू राम। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छू राम थे। लच्छू राम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल आदि ख्यालों की रचना की थी। मैं बात करूं कुचामणी ख्याल की, तो इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। कुचामणी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता होती है। लोकगीतों की क्या होती है? प्रधानता होती है। और इसका समापन खुले मंच पर किया जाता है। इसका जो किया जाता है, इसको वो खुले मंच के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो ब्लू पोट्री हमेशा पढ़ाया जाता है आपको जयपुर। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री को जो प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत साहब, इन्होंने ब्लू पोट्री को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। और ब्लू पोट्री का जादूगर भी कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं ब्लू पोट्री की, तो जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट। ये इस ब्लू पोट्री को, मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट इस ब्लू पोट्री को लेकर आए थे लाहौर से आमेर। तो अगर आपसे पूछ ले कि ब्लू पोट्री को लाहौर से आमेर लाने का श्रेय किसको जाता है, तो जयपुर के शासक थे मानसिंह इनको। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो फिर आप आंसर करके आओगे सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड जो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे, इन्हीं के शासनकाल में जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण शुरू हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन को विद्यार्थियों थोड़ा सा ढंग से देखें। और एक महिला भी है जिसका नाम है नाथीबाई। नाथीबाई का संबंध भी ब्लू पोट्री से रहा है। नाथीबाई का संबंध भी किस कला से रहा है? ब्लू पोट्री से। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर के बादले फेमस हैं। बादले जिंक का एक बर्तन होता है जिसे बादला कहा जाता है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक ठंडा पानी रखा जा सकता है। तो बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर के। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। इनके नोट्स बना लेना आप। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा थेवा कला, कौन सी कला विद्यार्थियों? थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसके अलावा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? जयसिंह नीरज, रायकृष्ण दास, वाचस्पति गोरेला और आनंद कुमार स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ही विद्यार्थियों पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थानी चित्र शैली का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ये क्वेश्चन वीडियो में भी आया था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी थी। बात करूं मैं राजस्थानी चित्र शैली की, तो राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णकाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो 17वीं व 18वीं शताब्दी जो है उसका प्रारंभिक
काल। 17वीं और 18वीं सदी का जो प्रारंभिक काल है उसे राजस्थान चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। और राजस्थान चित्रशैली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मेवाड़। राजस्थान में सबसे पहली जो चित्रशैली है वो है मेवाड़। मेवाड़ से ही राजस्थान चित्रशैली का जन्म हुआ था, तो सबसे प्राचीन चित्रशैली भी मेवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राय सिंह, महाराणा राज सिंह। बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, जबकि कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है। हिंदू सुल्तान। और अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। सैनिकों का भग्नावशेष, क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे, इस वजह से कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। बात करूं मैं महाराजा राय सिंह की, तो बीकानेर के शासक थे महाराजा राय सिंह। इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने, वीडियो में पूछा था ये क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा था? राजपुताने का करण। तो ये क्वेश्चन आया था कि राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। बात करें राज सिंह की, महाराणा राज सिंह की, तो राज सिंह की जो उपाधि है वो है विजय कटकातू। विजय कटकातू और हाइड्रोलिक रूलर। और दूसरी उपाधि है इनकी हाइड्रोलिक रूलर। ये वही राज सिंह हैं जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से इन्होंने विवाह किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया था तो इन्होंने पत्र लिखकर उस जजिया कर का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, लटियाला माता या जिलानी माता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जिलानी माता, जो जिलानी गुजरी के नाम से जानी जाती थी। और इनका मंदिर बना हुआ है बहरोड में, अलवर के बहरोड में इनका मंदिर बना हुआ है। और इन्हें ही अलवर क्षेत्र की क्या कहा जाता है? लोक देवी कहा जाता है। बात करूं मैं सुगाली माता की, सुगाली माता, तो 1857 की क्रांति के समय जो आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, तो कुशाल सिंह की कुल देवी थी सुगाली माता। और सुगाली माता के विद्यार्थियों 10 सिर और 54 हाथ थे। 10 सिर और 54 हाथ वाली माता कौन सी थी? सुगाली माता थी। सचिया माता, सचिया माता का मंदिर है ओसिया में। ओस वालों की कुल देवी ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, वहाँ पर सचिया माता का मंदिर है। तो सचिया ओसिया ऐसे आप याद कर सकते हैं इस मंदिर को। नेक्स्ट बात करूँ मैं लटियाल माता की, तो लटियाल माता का जो मंदिर है वो फलोदी में स्थित है। लटियाल माता का मंदिर फलोदी के अंदर स्थित है, जोधपुर फलोदी के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल क्या था? राय सिंह का जो शासनकाल था वो था 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी। राय सिंह 1574 ईस्वी में बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे और 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। अकबर ने 1572 ईस्वी में, जब ये शासक नहीं थे, उस समय इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और इसी राय सिंह ने बीकानेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम था जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ जो दुर्ग है ये लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है।
और इसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो इसमें सूरजपोल दरवाजे के बाद राय सिंह ने जयमल और फत्ता जो महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, इन दोनों की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे तो इनको मैं अलग से करवाऊंगा। ये कुछ साहित्यिक रचनाएं दी हुई हैं जिसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की, राजवल्लभ मंडन की, बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि बिल्कुल मेरुतुंग ने लिखी थी, राजवल्लभ मंडन के द्वारा लिखी गई थी। मंडन ये महाराणा कुंभा के समय प्रमुख शिल्पकार हुआ करता था और कुंभलगढ़ दुर्ग का भी प्रमुख शिल्पकार था कौन? मंडन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्श्वनाथ चरित्र भी श्रीधर की, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रबंध कोश। प्रबंध कोश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने जो कछवा राजवंश 1207 ईस्वी में। बात करें अपन जयपुर के कछवाओं की तो जयपुर में कछवा वंश की जो नींव रखी थी वो 1137 ईस्वी में तेजकरण ने। 1137 ईस्वी में जयपुर में कछवा वंश की जो नींव रखी थी तेजकरण ने रखी थी। और तेजकरण ने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो बनाई थी वो दौसा को बनाई थी। बाद में इसने अपनी दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाई थी। इसके बाद में इसका पुत्र आता है कोकिल देव। इस कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर पर अधिकार करके मीणाओं को पराजित करके 1207 में इसने आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह पूछी है गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बानगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गागरोन। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और यह एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित है। गागरोन का जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल के ऊपर स्थित है गागरोन का दुर्ग। बात करूं मैं गागरोन दुर्ग की तो गागरोन दुर्ग से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मुगल बादशाह थे औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। उन्होंने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने इस दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। गागरोन दुर्ग की और बात करूं मैं तो इस दुर्ग का जो परकोटा है उसे जालिम कोट कहा जाता है। इस दुर्ग के परकोटे को क्या कहा जाता है? जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। गागरोन दुर्ग में तो ये एक जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। बाकी कोई खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता। इसको डोडगढ़ या दुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है गागरोन दुर्ग को। बात करूं मैं थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार के ऊपर स्थित है चित्तौड़गढ़। और कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो इसमें 27 जैन मंदिर बने हुए हैं जिसे सतबीस देवरी कहा जाता है। सतबीस RS 2018 में पूछा था ये सतबीस देवरी। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तो इसमें फतेह प्रकाश महल, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने एक महल बनवाया था जिसका नाम था फतेह प्रकाश महल। तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा बनवीर ने, दासी पुत्र था बनवीर, इसी ने विक्रमादित्य की हत्या की थी और इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम है तुलजा भवानी माता का मंदिर। तुलजा भवानी
माता का मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करता हूँ तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। ये अपनी दीवार की लंबाई के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। इस दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। बात करें कुंभलगढ़ की तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर झाली रानी का मालिया, प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो झाली रानी का मालिया, इसके अलावा मामादेव जलाशय या मामादेव कुंड और झालीबाव बावड़ी, ये इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। बात करें भानगढ़ की तो राजस्थान में भूतिया पैलेस के नाम से जाना जाता है भानगढ़, और ये अलवर में स्थित है। कहा जाता है कि इस दुर्ग में शाम को 5 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले इस दुर्ग में किसी का जाना अलाउड नहीं है। ये भूतिया पैलेस के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केशवरायपाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को समर्पित है। बात करें केशवरायपाटन, ये बूंदी में स्थित है। केशवरायपाटन कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। और इसके प्राचीन नामों की बात करें तो इसे जम्बुक रण कहा जाता था। जम्बुक रण, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जम्बुक रण के नाम से किसे जाना जाता था? तो केशवरायपाटन। जम्बुक का मतलब होता है रीछ, यहाँ पे रीछ बहुत थे, इस वजह से इसे जम्बुक रण कहा गया। और केशवरायपाटन को आश्रम पट्टन के नाम से भी जाना जाता था। आश्रम पट्टन के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो नोट कर लेना विद्यार्थियों, बहुत ही काम की चीज़ है ये। केशवरायपाटन के प्राचीन नाम थे आश्रम पट्टन और जम्बुक रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बीकानेर चित्र शैली। चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन व रामलाल किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित थे। बात करूं मैं जयपुर चित्र शैली की, तो जयपुर चित्र शैली की एक विशेषता रही थी विद्यार्थियों, इसमें जो पुरुषों के चेहरे पे चोट के निशान व चेचक के दाग, पुरुषों के चेहरे पर चोट के निशान और चेचक के जो दाग दिखाए गए हैं वो जयपुर चित्र शैली की विशेषता रही थी। इसके अलावा बूंदी चित्र शैली पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों के चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? बूंदी चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खां किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? जहूर खां की बात करें तो बफंग, नड, अलगोजा और खड़ताड़। तो बात करूं मैं जहूर खां की तो इनका संबंध था बफंग वाद्य यंत्र से। बफंग वाद्य यंत्र से, ये जो बफंग वाद्य यंत्र है ये मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। एक बार पूछा गया था बफंग वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से। और बफंग है ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। इसके अलावा बात करें अपन 2 नंबर पे नड सुशीर वाद्य यंत्र है। नड सुशीर वाद्य यंत्र है और इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था कर्णाबील। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कर्णाबील, ये मुच्छों के लिए प्रसिद्ध था अपनी। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे? तो नड वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे। तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है नड। इसके अलावा बात करते हैं अलगोजा। अलगोजा भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। वे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और अलगोजा वाद्य यंत्र का संबंध रहा है रामनाथ चौधरी। पूछा था ये क्वेश्चन भी पटवारी में, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अलगोजा वाद्य यंत्र से। खड़ताड़, बात करें खड़ताड़ की
तो खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। और खड़ताल का जो जादूगर कहा जाता है वो कहा जाता है सद्दिक खां को। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सद्दिक खां। नोट कर लेना विद्यार्थियों क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। RS 2018 में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है जो स्थित है महनसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। तो पोदार की जो हवेली स्थित है विद्यार्थियों वो नवलगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। जबकि आपसे पूछ ले कि सोना चांदी की हवेली, तो वो महनसर झुंझुनू में। सोना चांदी की हवेली, सोना चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? महनसर के अंदर स्थित है। मालजी का कमरा, मालजी का कमरा चूरू में है। मालजी का कमरा कहाँ पे स्थित है विद्यार्थियों? चूरू के अंदर स्थित है। बात करें अपन नवलगढ़ की, तो नवलगढ़ में रूपनिवास, भगत, जालान और भगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह और सूर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए विद्यार्थियों दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक मुगलों के साथ संघर्ष किया था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और बात करूं मैं दुर्गादास राठौड़ की, तो दुर्गादास राठौड़ को राजपुताने का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। राजपुताने का गैरीबाल्डी, राजपुताने का गैरीबाल्डी किसे कहते हैं? राजपुताने का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। इन्हें मारवाड़ का अणबिंदा मोती भी कहते हैं। तो इन्होंने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक मुगलों के साथ संघर्ष किया था। लेकिन अजीत सिंह जब राजा बने थे तो इनको यहाँ से निकाल दिया गया था, दुर्गादास राठौड़ को, और ये मेवाड़ चले गए थे। और मेवाड़ में महाराणा जो अमर सिंह द्वितीय थे उन्होंने इन्हें रामपुरा और विजयपुर की जागीरें प्रदान की थी। और मेवाड़ में इन्हें हाकिम का पद प्राप्त था। मेवाड़ में दुर्गादास राठौड़ को कौन सा पद प्राप्त था? हाकिम का पद प्राप्त था। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ मध्य प्रदेश चले गए थे और उज्जैन में इनकी 1718 में डेथ हो गई थी। और मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। जो रीट में पूछा गया था दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? देवीलाल सामर, जानकीलाल बांड, लच्छीराम, अल्लाह जिलाबाई। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जानकीलाल बांड को। बहरूपिया कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। मंकी मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? जानकीलाल बांड को। देवीलाल सामर की मैं बात करूं तो देवीलाल जो सांबर थे इनका संबंध कठपुतली कला से था। जबकि लच्छीराम का संबंध पहले भी मैंने जिक्र किया है, जो कुचामनी ख्याल, कौन से ख्याल से है? कुचामनी ख्याल से इनका संबंध है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध मांड गायन शैली से है। मांड गायन शैली से संबंधित है। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। और अल्लाह जलाबाई द्वारा जो गीत हैं बहुत सारे, जैसे केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, बाई सारा बीरा, बहुत सारे गीत इन्होंने मांड गायन शैली में गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे किराड़ नामक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1640, 1644 ईस्वी में, 1648, 1650। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1644 ईस्वी। मतीरे किराड़ जो युद्ध लड़ा गया था उस समय बीकानेर के शासक थे करण सिंह। करण सिंह बीकानेर के उस समय शासक थे और इनके जो सामने थे वो थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह
राठौड़, जिन्हें तलवार का धनी भी कहा जाता है। इनमें ये युद्ध हुआ था। प्रारंभ में इस युद्ध में अमर सिंह की विजय हुई थी, लेकिन अंततः जो फाइनली विजय हुई थी वो करण सिंह की हुई थी, और ये युद्ध विश्व में मतीरे की राड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति का काल। राज प्रशस्ति का काल पूछा गया है विद्यार्थियों। तो राज प्रशस्ति का काल जो था वो 1676 ईस्वी था। 1676 ईस्वी में लिखी गई थी ये प्रशस्ति, और अपनी जो राजसमंद झील है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। उस राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। वहाँ पर 25 काले संगमरमर के शिलालेख लगे हुए हैं, उनके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। और इसकी जो रचना की थी वो की थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी गई थी। इसमें मेवाड़ के इतिहास की ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। 1439 की बात करें तो रणकपुर प्रशस्ति का समय है 1439। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, की मैं बात करूं तो ओसिया के मंदिर किस वंश की देन है? ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? वत्सराज। इनके समय यहाँ पे कुछ जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ओसिया के जो मंदिर माने जाते हैं वो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के माने जाते हैं, जिसे महामारू शैली के नाम से भी जाना जाता था। और जो ओसिया है यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, इस वजह से इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आज की क्लास का इतिहास और कला संस्कृति का सॉल्यूशन पेपर था। कल की क्लास में दूसरा पेपर लेकर आपके सामने आऊँगा।